हाँ जी भाई, क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। हम्म। तो बेटा अभी तक हमने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। हमने एल्केन्स पढ़े, हमने एल्कीन्स पढ़े, हमने एल्काइंस पढ़े, हमने उनकी प्रेपरेशन पढ़ी, हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। और अब हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम अरेंज भी कहते हैं। तो अब हमारे पास इनकी प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है कौन सा। कहता है एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, और जिनके पास बेंजीन रिंग होती है उनको हम कहते हैं बेंजेनॉइड्स। और कुछ एरोमेटिक्स ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती, पर वो होते एरोमेटिक है, और हम उनको क्या कहते हैं? नॉन बेंजेनॉइड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन रिंग वाले भी होते हैं, बिना बेंजीन रिंग के भी होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जितने भी एरोमेटिक हैं वो बेंजीन वाले हैं। ये हो गया बेटा बेंजीन। इसका नाम होता है नैफ्थलीन। इसका नाम होता है बाइफिनाइल। वो जो मॉथ बॉल्स होती है ना, जो सर्दियों में हम कपड़ों के वुलन्स के डालते हैं वाइट कलर की, वो नैफ्थलीन बॉल्स ये होती हैं। ये फॉर्मूला होता है। ये होता है बेटा टोलुइन, बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप, जिसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं। इसको हम कहते हैं जाइलीन। जाइलीन कॉमन नाम है किसका? डाई मिथाइल बेंजीन का। अगर वो 1 2 पे हो तो उसको ऑर्थोजाइलीन कहते हैं। ऐसे ही हम मेटाजाइलीन भी बना सकते हैं। मेटा के लिए वो 1 3 हो जाएगा, और ऐसे ही हम पैराजाइलीन भी बना सकते हैं, वो 1 4 हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया हमारे पास 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, जिसको हम कहते हैं मेटाजाइलीन। ऐसे ही बेटा ये हमारा क्या बन जाएगा? पैराजाइलीन। तो अब देखते हैं कि ऑर्थो मेटा पैरा कैसे आता है। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग के किसी भी 6 कार्बन में से किसी एक जगह आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो बेटा जो उसके नेक्स्ट 2 पोजीशंस जो होती हैं वो होती हैं ऑर्थो। अगली जो 2 पोजीशंस होती हैं उनको कहते हैं मेटा, और जो बिल्कुल सामने वाली पोजीशन जो होती है बेटा उसको हम कहते हैं पैरा। राइट? तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस जो है वो पहली एक पोजीशन फिक्स्ड करने के बाद आती है। तो ये होते हैं हमारे ऑर्थो मेटा पैरा। ऐसे ही हमारे पास ये हो गया इथाइल बेंजीन। इसको हम कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। ये हो गया बेंजोइक एसिड। ये होता है एसीटोफिनोन। ये होता है फिनॉल। ये होता है एनालीन। ये होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स के, एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम हो गए। आप इनको कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेंजीन क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका, और हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं। तो केकुल स्ट्रक्चर्स जो हमने उन्होंने हमको बताए, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि बेंजीन के ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होते हैं। और वो कहते हैं कि
जो बेंजीन के डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीलेट करते हैं नेचर में, कभी इधर फिर उधर फिर इधर फिर उधर ऐसे शिफ्ट करते रहते हैं। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को माने तो बेटा इस हिसाब से बेंजीन के सिंगल बॉन्ड है, और अगर बेंजीन के सिंगल बॉन्ड है तो उस सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो है कार्बन और कार्बन की बेटा कितनी होनी चाहिए, 147 पिकोमीटर। और अगर उसके पास डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 135 पिकोमीटर। तो केकुल स्ट्रक्चर्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो उसके अंदर बेंजीन के दो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। और इन स्ट्रक्चर के हिसाब से बेंजीन शुड बी हाईली रिएक्टिव। सर क्यों? क्योंकि बेटा उसके पास वीक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होने की वजह से इसको क्या देनी चाहिए, एडिशन रिएक्शन। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि हमने ऑब्जर्व किया बेंजीन तो कुछ ज्यादा ही स्टेबल है। वो कह रहे हैं कि वो रिएक्टिव है, लेकिन हम देखते हैं कि बेंजीन स्टेबल है और इतनी आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करता। और दूसरी चीज, वो एडिशन रिएक्शन तो शो ही नहीं करता, बल्कि वो क्या प्रेफर करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन चीजों के बारे में जब बात आई तो ये चीजें तो बिल्कुल ही केकुल स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट थी, जहां पे उनके हिसाब से बेंजीन के पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो ऐसे होना चाहिए या फिर बेंजीन जो है वो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं नेचर में, वो शिफ्ट कर रहे हैं 1 सेकेंड इधर 1 सेकेंड उधर 1 सेकेंड इधर 1 सेकेंड इधर। अब इस वजह से ये वाली बॉन्ड लेंथ भी होगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ भी होगी। तो इसका मतलब है कि बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड है वो तो बड़ी जल्दी टूट जाता है, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल शुड बी हाईली रिएक्टिव। और पाई बॉन्ड टूटने से किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शन। ये हमने एल्कीन्स में और एल्काइंस में देखा था, क्योंकि उनके पास पाई बॉन्ड होता है और वो भरपूर एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि बेंजीन तो काफी ज्यादा स्टेबल है, वो तो इतनी आसानी से रिएक्ट ही नहीं करता, और वो ना ही एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, बल्कि वो तो क्या शो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब क्यों हो रहा है या क्या रीजन है, तो बेटा उसका एक्सप्लेनेशन जो था वो किसने बताया था, रेजोनेंस ने। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ये कहते हैं कि बेंजीन के पास ना तो कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ना ही कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पर सारे बॉन्ड्स कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और सबकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी है, 140 पिकोमीटर, जो सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से ज्यादा। और सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेंजीन समझ जाओगे तो ही आगे 12th के अंदर या आगे हायर क्लासेस में आंसर्स जो है वो दे पाओगे। और वो ये कहते हैं कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का बेटा मतलब होता है, ये देखो ना, एक बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये डीलोकलाइज्ड है बिटवीन 6 कार्बन एटम, जो रिंग को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी। इसलिए रेजोनेंस के हिसाब से अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बेटा हम ऐसे बॉन्ड्स नहीं दिखाते, बल्कि हम उसको ऐसे दिखाते हैं। अब ये रिंग थोड़ी सी बड़ी होती है ड्रॉ करने के लिए, पर इस वजह से आपने देखा होगा कि कई बुक्स के अंदर बेंजीन रिंग के अंदर एक छोटी रिंग बनी होती है, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, और भाई जो इलेक्ट्रॉन्स या जो बॉन्ड्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं वो तो कभी रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और तो सर फिर रिएक्ट कौन करेगा? अब सारे बॉन्ड्स अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसलिए वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो सर फिर कौन सा बॉन्ड बचा? सिर्फ सी बॉन्ड एच बचा। सर क्या मतलब? अब जरा ध्यान से देखो, बॉन्ड कौन सा बचा है,
तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, ये सारे पाई बॉन्ड्स पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए। तो इसके अंदर 6 कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड्स। ये सारे स्टेबल है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सर फिर पार्टिसिपेट कौन करता है? बेटा पार्टिसिपेट करते हैं जो कार्बन के साथ H एटम जुड़े होते हैं, ये वाले। आप इन 6 में से कोई भी एक H एटम तुड़वा दो। जब भी आप इनमें से कोई भी एक H एटम तुड़वाते हैं तो बेटा H पॉजिटिव बाहर आता है। H पॉजिटिव को बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बाहर आता है, और इस C के ऊपर चार्ज क्या रह जाता है, नेगेटिव। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे रिंग के पास लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज, और साथ में क्या रिलीज हो गया, H पॉजिटिव। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल बाहर जा रहा है, तो बेटा इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ही तो आएगा, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये H पॉजिटिव क्यों देता है? क्योंकि बेटा सारे कार्बन एटम बेटा क्या हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2। क्योंकि बेटा अगर S कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या करती है, इंक्रीज। एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स छीनने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से इंक्रीज कर रही है, इसीलिए बेंजीन हमेशा H पॉजिटिव देगा, इसीलिए बेंजीन हमेशा क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी ने बेटा कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हालांकि अगर सिंपल बेंजीन हो तो बीच में हम बेटा रिंग दिखा सकते हैं, लेकिन जब बेंजीन के साथ कोई ना कोई कंपाउंड अटैच हो जाता है, अगर सिंपल बेंजीन है तो बेटा आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन जिस टाइम बेंजीन के साथ, आई रिपीट, जब कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो बेटा आप रिंग मत दिखाइएगा, हम अवॉइड करते हैं। हम क्या दिखाते हैं, फंक्शनल ग्रुप और ऑल्टरनेट बॉन्ड्स दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पे इसके आने के बाद, फंक्शनल ग्रुप के आने के बाद डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाता है। बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो बेटा डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। अब या तो वो आप स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया कीजिए, या फिर आप वो स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दो, ये आपकी चॉइस है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे दिखा देना। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े। यस सर। अब हम बात आती है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक क्यों है, और हक्कल्स रूल कैसे एक्सप्लेन करता है एरोमेटिसिटी को। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन की तरह सिमिलर होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और एटलीस्ट उनके पास एक बेंजीन रिंग हो, वो एरोमेटिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के मेन कैरेक्टर्स क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना। कहते हैं इनके पास, हम जानते हैं कि हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पाई बॉन्ड्स हैं, पर ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे हैलोजिनेशन का सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेट का सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनेट का सब्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन। इनकी लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, और ये कंबशन में भी ज्यादा हीट रिलीज नहीं करते। हालांकि बाकी के जो कंपाउंड्स थे हाइड्रोकार्बन, वो काफी ज्यादा हीट रिलीज करते हैं, वो अच्छे फ्यूल हैं, लेकिन बेटा ये ना तो हाइड्रोजनेशन होने पर हीट देते हैं और ना ही कंबशन पे भी हीट रिलीज करते हैं, क्योंकि ये काफी स्टेबल है। जो चीज स्टेबल होती है वो हीट रिलीज नहीं करती। ये मॉलिक्यूल्स एक्स रे टेक्निक में अगर देखे जाएं तो ये फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दो ही तरीके होते हैं बेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के, एक होता है एक्स रे और एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, जो हमने नहीं पढ़नी।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये बेटा क्या फॉलो करते हैं, हक्कल्स रूल। इसका मतलब क्या होता है, एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होंगे वो प्लेनेटरी होंगे, मतलब उनकी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, उनके पाए इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे, और उनके पास टोटल मिला के जो पाए इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 4n+2, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल कार्बन क्या होने चाहिए बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये देखो बेटा, ये बेंजीन है, क्या मुझे कोई काउंट करके बता सकता है कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 6। 6। बेटा ये है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंट मतलब 5 कार्बन रिंग में, और डाइइनाइल का मतलब है 2 डबल बॉन्ड है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 3 4, और ये भी तो 2 हो गए 5। सर कैसे बेटा, कल को अगर ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। ये देखो ना, बात तो यही होगी ना। तो मतलब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये एनायन है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये है साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटायन। इसमें भी आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो बेटा 4n+2 कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा 4n कितना हो गया बेटा, 4, n कितना हो गया, 1। इसका मतलब है ये हक्कल्स रूल ओबे कर रहा है, मतलब ये तीनों जो है नेचर में क्या है, एरोमेटिक है। आया लॉजिक समझ में बेटा, कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4n+2 फॉर्मूले में फिट होने चाहिए। अब देखो और एग्जांपल, ये देखो बेटा, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम नैफ्थलीन का देखते हैं। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 4n+2 कुल मिला के कितना हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n कितना हो गया बेटा, एन 8, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। तो इसका मतलब है ये भी हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। और सारे कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एंड 14 इसके अंदर भी है। तो बेटा 4n+2 बेटा कितना हो गया, 14। तो 4n कितना हो गया बेटा, 12। n कितना हो गया, 3। और बेटा सारे कार्बन जो है इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप यही वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन याद रख लो तो आपके लिए बहुत है बेटा, टू फिगर आउट कि कौन सा कंपाउंड नेचर में क्या है, एरोमेटिक है, राइट। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ये एक 11th क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा। कहते हैं व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। पहला, ऑल कार्बन should be sp2 hybridized. Pi electrons should follow 4n+2. Molecule should be flat, planetary. और फोर्थ बेटा क्या है, they should show electrophilic substitution reaction. तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो है एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। वो ये कहते हैं कि प्रूव करो कि ये
सारे एरोमेटिक क्यों नहीं है? तो बेटा एरोमेटिक होने के लिए मेन हमारे क्या होने चाहिए बेटा? सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 में फिट बैठने चाहिए। अब बेटा इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला कार्बन अकेला है जो बेटा क्या हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। तो ये नहीं पॉसिबल है, बाकी सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये अकेला sp3 है, तो ये एरोमेटिक नहीं। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके अंदर बेटा दो प्रॉब्लम्स है, इसमें ये सही था लेकिन ये चीज गलत थी। इसमें एक तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी गलत हो गया। और ये वाला कार्बन जो है बेटा वो क्या हाइब्रिडाइज्ड है? sp3, तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया। इसमें देखो बेटा इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा ये 4n+2 में फिट नहीं बैठेगा। और सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सही है। तो इन रीजंस की वजह से ये जो है वो एरोमेटिक नहीं हो पा रहे। कर लीजिए कॉपी, ठीक है बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज काफी अच्छी समझते हैं बेटा, वो क्या है? टॉलुइन। बेटा टॉलुइन को हम क्या लिखते हैं? बेंजीन के साथ CH3। अब इसके अंदर कार्बन के 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, और मैंने क्या किया? मैंने इसमें से एक H हटा दिया। अगर मैं टॉलुइन का एक H हटाता हूं तो मेरे पास जो बचता है ये हो गया CH2। अब इसका एक सिंगल बॉन्ड है जो किसी के साथ बनना चाहिए, इसको बेटा हम कहते हैं बेंजाइल। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइल। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, ये बेंजाइल कब लगता है? जैसे बेटा आपने CH2Cl लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल। ये क्या हो गया? क्लोराइड। आपने क्या कर दिया? CH2 के साथ OH लगा दिया, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। अब अगर आप इस बेंजाइल से एक और H हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? दो बॉन्ड बच गए, इसे बेटा क्या कहते हैं? बेंजल। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने क्या किया? एक H के साथ 2 क्लोरीन लगा दिए, तो बेटा ये क्या हो गया? बेंजल डाई क्लोराइड। देखो इस कार्बन के साथ एक H है, मैंने डबल बॉन्ड O इकट्ठा जोड़ दिया, तो बेटा इसका नाम हो गया बेंजल डीहाइड। तो बेटा ये जो नाम आ रहे हैं इनके पीछे रीजंस हैं, ऐसे ही नहीं कोई भी नाम वाम रख दिया जाता।
तो बेंजाइल एक अलग ग्रुप है, बेंजल एक अलग है, और इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसमें से ऐसा कीजिए, तीसरा H भी हटा दीजिए। तो अगर आप इसमें से तीसरा H भी हटा देंगे बेटा, तो इस कार्बन के अब 3 बॉन्ड बनेंगे किसी के साथ। इसे कहते हैं बेंजो। इसके एग्जाम्पल हो गए बेंजोइक एसिड, है ना। आगे मेरे को बेंजो आ गया उसके अंदर। इसका नाम होता है बेंजोफिनोल। तो दिस इज हाउ हम क्लासिफाई करते हैं बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो को। कर लीजिए कॉपी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी कुछ इंफॉर्मेशन जो आगे जाके हमें हेल्पफुल है, तो हमने आज इसको अभी ऐसे ही कर लिया। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम प्रिपेयर करने वाले हैं बेंजीन को। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने प्रिपरेशंस पहले पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले इसमें आती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इथाइन का। ये वाली जो प्रिपरेशन है, ये पहले हमने एज ए प्रॉपर्टी पढ़ी थी इथाइन की। तो अब आप देख सकते हैं कि इथाइन का अगर आप पॉलीमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट Fe ट्यूब एट 873 केल्विन, तो वो क्या बना देता है, बेंजीन, जिसको हम कहते हैं C6H6। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 3 मॉलिक्यूल्स इथाइन के आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, बेंजीन। फिर हमने पढ़ा डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है COOH ग्रुप रिमूव कर देना। लेकिन किसका, एरोमेटिक एसिड का। सर कैसे, ये देखो बेटा, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम सॉल्ट होता है बेंजोइक एसिड का। इट इज एरोमेटिक सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सर ये कैसे आता है बेटा, आप सिंपल बेंजोइक एसिड ले लीजिए, और उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर दीजिए, तो सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये हो गया बेंजोइक एसिड, और डिस्प्लेस करने के बाद सोडियम बेंजोएट आ गया। बाद में आप ले लीजिए सोडा लाइम। ये हमने रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में पढ़ी थी। तो देखिए यहां से गया COONA, यहां से भी गया NaO। ये सब मिलकर क्या दे देंगे, सोडियम कार्बोनेट, और ये रिंग जो है H इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये बन गया बेंजीन। इसको हमने कैसे पढ़ा था, एल्केन्स के अंदर RCOONA साथ में NaOH, जो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या देता है, RH, साथ में क्या देता है, Na2CO3। तो ये थी एरोमेटिक एसिड से बेंजीन बनाना। और तीसरा आता है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये बेटा फिनॉल है। फिनॉल का हम कर रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। हम जिंक डस्ट के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो जिंक इसमें से ऑक्सीजन ले जाता है और ये हाइड्रोजन उसने साथ में जोड़ दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन। तो ये है हमारी 3 प्रेपरेशन बेंजीन की, आपके साथ आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रेपरेशन बेंजीन की। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड्स की, मेनली बेंजीन की और उसके हायर होमोलोग्स। कहते हैं होमोलोग्स जो एरोमेटिक होते हैं 8 कार्बन तक, 6 कार्बन में तो बेंजीन आ गया फर्दर, वो तो कलरलेस होते हैं, ऑयली होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ये यूजुअली टॉक्सिक होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं और ये पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये नॉन पोलर होते हैं, लेकिन टॉलुइन है जो थोड़ा सा पोलर है। अब नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो बेटा अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है, एक कंपाउंड है, तो मैं सबसे पहले उसको किस में डिसॉल्व करके देखता हूँ, पानी में, क्योंकि पानी जो है वो नेचर में क्या होता है, पोलर। और दूसरा है उसको हम किस में डिसॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर। और इनकी जो लिस्ट आती है वो आती है हमारी कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर इनमें डिसॉल्व हो गया तो बेटा हमको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके नेचर के बारे में पता चल जाती है, और अगर वो पानी में डिसॉल्व हो गया तो हमको काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज उसके बारे में पता चल जाती है। तो सबसे इजी वे आउट होता है ऐसा करने पर। बेंजीन पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब है वो पोलर नहीं है, इसका मतलब है वो क्या है, नॉन पोलर, इसीलिए वो इनके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। कहते हैं जो पैरा आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अच्छे फिक्स हो जाते हैं। सर पैरा आइसोमर का मतलब क्या होता है? आपके पास बेटा बेंजीन रिंग है, आपने एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगाया तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली ऑपोजिट लगाया, इसे कहते हैं बेटा पैरा आइसोमर। तो ये जो पैरा आइसोमर होते हैं ना, इनका क्रिस्टल लैटिस में फिटिंग अच्छी होती है एज कंपेयर टू इन्हीं का ऑर्थो एंड मोनो आइसोमर। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, ये देखो बेटा ये हो गया ऑर्थो आइसोमर, सॉरी ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, और ये हो गया बेटा मेटा आइसोमर। तो इनकी जो पैकिंग है वो सही नहीं होती, पर जो पैरा आइसोमर होती है उसकी पैकिंग सबसे बढ़िया होती है कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आई होप आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, तो कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए। तो बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज आज नहीं शुरू कर रहे, अब हम हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, जो जो टॉपिक अभी तक हमने कर लिया है एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स। ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि राइट ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ये हमने कर लिया था बेटा। देन वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 वो कहते हैं कि राइट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अल्काइल ग्रुप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11। तो C5H11 मतलब पेंटाइल के आपको अल्कोहल्स बनाने हैं, तो पेंटाइल मतलब 5 कार्बन के आपको सारे अलग अलग अल्कोहल्स बनाने हैं, तो ये उनके पास लिस्ट दे रखी है। तो जैसे हमारे पास एक हो गया पेंटेन 1 ऑल,
है ना। और फिर अल्कोहल दूसरे कार्बन पे भी लगा सकते हैं, फिर अल्कोहल तीसरे कार्बन पे भी लगा सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन में तो ये हो गए। फिर हमने क्या कर दिया, हमने मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा दिया और इसको यहाँ पे लगा दिया, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल आ गया। फिर हम इसको यहाँ पे लाने के बाद हम इसको और भी OH को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह के उन्होंने आइसोमेरिज्म जो है वो अलग अलग दिखा रखी हैं। तो ये देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल भी हो गया हमारे पास। हमारे पास ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल और फिर हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल और 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो सारे उन्होंने आइसोमर्स जो है वो ड्रॉ करके बता रखे हैं, लेकिन इतने सारे आइसोमर्स जो होते हैं वो ड्रॉ करने को नहीं आते। आइसोमर्स उन्हीं के आएंगे जिनके 2 या फिर 3 होंगे। एक सिंपल आइसोमर्स को ड्रॉ करने के लिए हम 5-5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। देन हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया, वो कहता है कि इन कंपाउंड्स के हमको आयुपैक नेम देने हैं। तो मैं आपके पास इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देता हूँ। कहता है CH3 3 बार आ रहा है इस कार्बन के साथ। तो ये देखो बेटा, CH3 3 बार इस कार्बन के साथ आ रहा है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है CH2। तो देखो बेटा, हमने इसके बाद क्या लिख दिया CH2। उसके बाद क्या आ रहा है कार्बन, उसके साथ दोबारा 3 CH3 है। तो बेटा आपको इसका आयुपैक नेम देना है ना। ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। आप इसका आयुपैक नेम अभी दे देंगे। फिर देखते हैं, कहते हैं CH3 2 बार आ रहा है इस कार्बन के साथ। CH3 इस कार्बन के साथ, ये देखो बेटा एक और CH3 आ गया और इसी के साथ 2 बार CH2 भी आ रहा है। तो ये देखो बेटा C2H5 और ये आ गया बेटा C2H5। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस हाइड्रोकार्बन में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3। वेरी गुड, 5 कार्बन की। यहां से बेटा ऐसे जाएगी। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। फिर बेटा थर्ड पार्ट देखो, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, मीथेन का एक कार्बन एटम, इसके साथ टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसके साथ अगेन यही वाला टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसके साथ अगेन यही वाला टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। और इसके साथ अगेन वही टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, पर मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके बता दिए। ये स्ट्रक्चर है और बाद में हम इसका आयुपैक नेम दे सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है ना। 3,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन।
ऐसे नहीं आते नाम। ये हटा दूं बेटा, क्या आप कॉपी कर रहे हैं? बता दो सर। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। कहते हैं राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ये वाले कंपाउंड्स। तो इनका स्ट्रक्चर्स बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले तो कार्बन चेन देखो बेटा, हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब होता है बेटा 7 कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6 7। कहते हैं 3 पे 4 पे 4 पे और 5 पे टेट्रा मिथाइल है। ये हो गया बेटा 3 पे मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, 4 पे एक और मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है। बस बाकी सबके बेटा क्या लगा दो, हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने के लिए। 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हेक्स, ये हो गया एन। और दूसरे और 5वें पे मिथाइल है। ये हो गया बेटा सेकंड कार्बन पे मिथाइल, 3 4 5। ये हो गया बेटा इस कार्बन पे मिथाइल। तो ये हो गया 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ जी सर। आगे बढ़े। यस सर। कहते हैं राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट। तो इनके आपको स्ट्रक्चर्स के ड्रॉ करने हैं और इनका देखना है। अब देखो बेटा, पेंट, पेंट का मतलब होता है बेटा 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5। और 2 पे वो कह रहा है इथाइल है। तो बेटा ये तो गलत हो गया ना, लॉन्गेस्ट चेन तो फिर ये होनी चाहिए थी। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। ये गलत हो गया। फिर कहते हैं हेप्ट, 7 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7। 5वें पे मिथाइल है, 1 2 3 4 5 पे पर इथाइल है बेटा। ये देखो 2 आ गए। और 3 पे मिथाइल है। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा ये यहां से नंबरिंग शुरू होनी चाहिए, 1 2 3। तो इसका सही नाम क्या होना चाहिए? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। नेक्स्ट कहते हैं सोडियम सॉल्ट किस एसिड का विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो आपको क्या चाहिए होगा? सोडियम ब्यूटेनोएट, क्योंकि उसी में ही एक कार्बन चेन जो है वो कम हो जाएगी। तो हमें कौन सा एसिड चाहिए? सोडियम ब्यूटेनोएट। उसमें एक कार्बन चेन कम हो जाएगी। तो हम यहां से COONA और यहां से जाता है NaO और ये H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एसिड है हमारे पास उसका नाम है सोडियम ब्यूटेनोएट, जिससे एक कार्बन कम होके वो हमें क्या दे देगा? प्रोपेन दे देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन कंपाउंड्स के आयुपैक नेम देने हैं। तो अगर मैं देखूं लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई और चेन की नंबरिंग जो है वो यहाँ से शुरू होगी। तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड कार्बन। इसको ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मिथाइल है और तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 1 2 1 2। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और उसके बाद के कार्बन के साथ एक कार्बन कम ड्रॉ कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे मिथाइल है। तो बेटा नंबरिंग जो है वो यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम हो जाएगा 2,8 डाई मिथाइल डेका 3,6 डाईन। ये हो गया इसका नाम। इसका नाम कहीं से भी दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया ऑक्टा। कितने डबल बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्राईन। देन आ गया हमारा थर्ड, CH2C CH2 CH2 CH3 और ये आ गया CH2 CH2 CH3। ये आ जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। तो ये आ गया 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन। राइट। तो ये कुछ आयुपैक नेम्स हैं जो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं और इसके बाकी के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को बेटर और अंडरस्टैंड अच्छे से कर सके। आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन, टॉपिक, चैप्टर को लेके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे लेक्चर भी बनाना पड़ेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। इन्हीं लेक्चर्स के अगर आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए और आगे की क्लासेस के लिए भी आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी अपने अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर, बाय बाय, बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।